हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि जब हमने आपको सिखाया था जनरल एंट्री में सिखाया था आपको कि किस प्रकार से हम सेल्स की, परचेज की, पेमेंट की, एक्सपेंस की, ठीक है। तो इनका हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इन सब की एंट्री करते हैं कि इनका बिजनेस की ट्रांजेक्शन का जो डे टू डे हम बिजनेस में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब लेन देन। किनका, लेन और देन, है ना, मतलब डेबिट और क्रेडिट का। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस में इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो बिजनेस में डे टू डे के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसके थ्रू, जनरल एंट्री थ्रू। क्या नाम देते हैं उसको, जनरल एंट्री। तो इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है कि आप कैसे करते हैं एंट्री उनका, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट, एक्सपेंस की एंट्री, है ना, मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं, कई सारे ऐसे एंट्री होते हैं जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने होते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट्स द रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गो आउट। उसके बाद आता है आपका नॉमिनल, जो कि पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, वो कहा आता है नॉमिनल में। ये बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनके बिहाफ पे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे एंट्रियां जो हम ईयर के एंड में करते हैं। जब हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है फाइनली, ये हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है ना। हमारे इंडियन फाइनेंशियल ईयर बोल दो या फिर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, ठीक। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च से हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमें 31 मार्च को कुछ ऐसे एंट्री होते हैं जो मार्च के कुछ एक्सपेंस या इनकम ऐसे होते हैं जिनको हम नेक्स्ट ईयर देते हैं। बट अकाउंटेंसी क्या कहता है कि इस साल का इनकम आप इसी साल में बुक करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 24-25 फाइनेंशियल ईयर का इनकम या एक्सपेंस इसी साल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ। क्यों, हमारा अकाउंट क्या है, वो अक्रूवल बेस के बिहाफ पे बोलता है। बताया था जब आपको, क्या बताया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल बताया था। तो कहता है कि इस साल का इनकम आप इसी साल में बुक करो, इस साल का एक्सपेंस आप इसी साल में बुक करो 31 मार्च को, चाहे मिला हो या नहीं मिला हो, ड्यू बट नॉट पेड। तो इनके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, जैसे हम स्टाफ की सैलरी क्या करते हैं, हम मार्च की सैलरी अप्रैल में देते हैं। मार्च की सैलरी कब देंगे हम, अप्रैल में। तो अप्रैल हमारा क्या आ जाता है, न्यूज का आएगा, देखो यहाँ 24-25 है, तो अगला कौन सा आ जाएगा, 25-26। तो इस हिसाब से फिर अगला क्या आएगा, 26-27। तो इस हिसाब से हमारा हमारा क्या अकाउंटिंग ईयर चलता रहता है। तो हमें 31 मार्च तक का क्या क्या बनाने पड़ते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं हम, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। 31 फाइनल अकाउंट बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम क्या बनाते हैं, ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और कंपनी में क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब मैं 11th की बात करता हूँ तो इसमें हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और फाइनल अकाउंट। तो 31 मार्च तक के जितने भी एक्सपेंस या इनकम हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। इसे नाम दिया गया क्या, एंट्री ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं जब ईयर क्या होता है, क्लोज हो रहा होता है। जब हमारा फाइनल ईयर यहाँ पे 31 मार्च को क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा होता है, तो क्या करते हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कुछ ईयर एंडिंग में साल क्लोज होने पे क्या करते हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो आज उन्हीं एंट्री को हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री किया जाता है। ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आता ही आता है। इनमें से मैंने 15
एंट्री मैंने लिखे हैं फर्स्ट से लेके 15 तक, मतलब 1 से लेके 15 तक ऐसे इसमें एंट्री मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आज आपको हम बताएंगे और समझाएंगे भी। ये पेपर में जरूर आता है कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे किया जाएगा, मतलब कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हम इनको करेंगे, और ये बिजनेस के बैलेंस शीट में शो होता है। मतलब बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में हमारा वही आता है जो ईयर एंड बच जाता है। मतलब हमारा जो बैलेंस शीट बनता है इसमें क्या आते हैं, जो हमारा बच जाता है, क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये हम आपको बताए थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में बताए थे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट होता है। तो आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे आज जनरल एंट्री का। तो पहला हम देखते हैं, पहली एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आप, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कब होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूब जाना। मतलब पहले हम एंट्री क्या सीखेंगे, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है ना, कि पैसा आपका डूब हो गया। और ये हम कब होता है, जब आप क्या होता है, जब आपका सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, डेटर, और ये मतलब ये क्या होता है, आपका एसेट होता है। कौन सा एसेट, करंट एसेट। और ये कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, जब इनको हम सेल्स करते हैं, सेल्स करते हैं उधार में, क्रेडिट सेल। फॉर एग्जाम्पल हमने लखन को हमने 1 लाख रुपए की सेल कर दी, ठीक है। तो इनको हमने देखेगा तो ये क्या बन जाते हैं, सन्ड्री डेटर। तो डेटर जो होता है ये आपका एसेट होता है, और ये 2 टाइप से होते हैं। जो डेटर्स है आपको ये 2 टाइप से होता है, एक होता है गुड डेटर, गुड डेटर्स, डेटर, और सेकेंड जो होता है आपका बैड डेटर, बैड डेटर। तो आपको पता रहता है, जब आप बिजनेस 4-5 साल कर लेते हैं तो आपको उससे पता लग जाता है कि हमारे कुछ पैसे इस साल भी कुछ ना कुछ डूब जाएगा, जिनके पैसे हमें रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो जो बैड है वो तो बैड ही होएगा, इनके पैसे हमें नहीं मिलेंगे। इनको तो हम मान लेते हैं कि 5% जो हमारा क्या है, सेल का 5% डूब जाएगा, या फिर डेटर का। लेकिन जो गुड होते हैं, जो अच्छे होते हैं डेटर, जिससे उम्मीद होता है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, उनमें से भी क्या होता है, कुछ पैसे हमें नहीं मिलते। तो इनमें से भी एक होते हैं क्या, गुड डेटर और बैड डेटर। तो बैड है तो इनमें से भी क्या होते हैं, ये पैसे डूब जाते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, एक पास्ट एक्शन के हिसाब से हम मानते हैं कि हमारे पैसे इतने डूब जाएंगे, तो हमें इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें ईयर एंड में हमें सारे एडजस्टमेंट एंट्री करने होते हैं। तो अब इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, भैया पैसे मांगने हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मिस्टर लखन को हमने क्या कर 1 लाख का सामान बेचा था, इनमें से हमसे पैसे मिल गए कितने, 80,000 रुपये आपको मिल गए। कितने मिल गए, 80,000 रुपये। 20,000 रुपये आप चक्कर काट रहे हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ऐसे करते करते 31 मार्च आ गया। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो 20,000 रुपये आपने क्या माना कि भैया हम राइट ऑफ कर देंगे, है ना, मतलब बैड डेब्ट्स मान लेंगे। तो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे होंगी, ये देखिए आप, कि हमने यहाँ पे 1 लाख का माल बेचा, 80,000 रुपये आपको मिल गए, ठीक है। तो एंट्री हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और 2 हमें क्या लेना है, मिस्टर लखन से हमें पैसे लेने थे, ठीक है। 1 लाख में से कितना मिल गया, 80,000, तो बाकी 20,000 रुपये में और लेने हैं। इतने पैसे हम क्या मान लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, बैड डेब्ट्स मान लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिस्टर लखन, मिस्टर लखन, लखन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने से, 20,000 रुपये से, मतलब ये हमारे पैसे डूब गए हैं। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर लखन, इसी को हम बोलेंगे सन्ड्री डेटर। जब कई सारे होते हैं डेटर, इसको सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बैड डेब्ट कर दिया डेबिट, और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर क्या कर क्रेडिट। मतलब अब हमें 20,000 रुपये क्या हो गया, हमें नुकसान मान लिया, हम इसे कहाँ दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कहाँ,
प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट में हम किस नाम से दिखाएंगे? इस साइड, एक साइड बताया था डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाएंगे बैड डेब्ट्स के नाम से। कितना? 20,000 रुपये। और हमारे ये नुकसान, इसलिए हमने क्या किया? इसको डेबिट किया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू लखन, ये बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है जब हमारे पैसे कोई नहीं देता है डेटर्स। तो इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये पहली ट्रांजेक्शन था बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, मतलब मिस्टर लखन के से हमें 20,000 रुपये में क्या कर दिया? हमें पैसे नहीं मिला, तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। तो ये कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये होते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, अगली एंट्री हम क्या करेंगे? दूसरी एंट्री आपका देखो, पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री है बैड डेब्ट्स रिकवर। सोचो, आपने 31 मार्च को क्या कर दिया? आपने 31 मार्च को ये आपने कब क्या होगा ये एंट्री? आपने 31 मार्च 2000 जो भी 25-26 है ईयर, आपने एंट्री कर दिया, बैड डेब्ट्स को दिखा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, अचानक उसका जमीर जाग जाता है, वो कहीं अचानक उनको समझ में आता है कि नहीं, हमने किसी के पैसा ले लिया, हमें देना चाहिए। तो या राह चलते कभी मिल गया, इससे पहले आप मांगने जा रहे थे तो पैसे नहीं मिल पाए, तो अचानक मिल गया और आपने बातचीत में कह दिया कि हमारे पैसे कब देंगे। तो अचानक उन्होंने क्या कर दिया? आपको क्या कर दिया? आपके पैसे दे दिए। कितने? 20,000 रुपये। चलो मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, 20,000 उसने 15,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो आपको 15,000 रुपये दे दिए आपको। तो सोचो जिसको आपने बैड डेब्ट्स मान लिया था, मतलब आपने नुकसान मान लिया था, वो क्या हो गया? आपको वो पैसे मिल गए। तो इसे क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर। तो उसकी भी किताब में एंट्री करेंगे। भैया, डूबा हुआ पैसा अगर अचानक आपको मिल जाए तो आपके लिए क्या है? फायदे की बात है। तो उसे हम एंट्री क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर। तो एंट्री क्या होगी? पैसे आएंगे आपके पास, या तो कैश या बैंक। तो आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर। मतलब भैया, डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल गया। कितना? मान के चलो 15,000 रुपये मिल गया। और ये कहाँ आएगा? ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यहाँ क्या आएंगे? यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर। कितना? 15,000 रुपये। तो ये डूबा पैसा आ गया। देखो, 20,000 डूब रहा था, अब 15,000 मिल गया, तो कितने का नुकसान हुआ? 5,000 का नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, जितना पैसे मिल गया सब क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर। तो ये पैसे बैंक में आ गए, इससे हमने डेबिट कर दिया, और ये क्या हमारी इनकम था? बैड डेब्ट्स रिकवर, इससे हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो सेकंड एंट्री भी हो गया। तो हमने बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवरी के एंट्री हमने देखा कि बैड डेब्ट जो पैसा हमारा डूब गया, और बैड डेब्ट रिकवरी मतलब डूबा हुआ पैसा अचानक आपको मिल गया, किसी वजह से रास्ते में मिल गया, या अचानक उनका जमीर जाग गया, तो पैसे आपको वापस कर दिए। तो इसकी एंट्री होती है बैड अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। तो यही ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में करने होते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है, समझ में आ गया? हाँ बेटा, ये क्या होता है? जो डेटर होता है, ये आपको उधार या आप सेल करते हैं तब होता है एंट्री। तो इसकी एंट्री होती कैसे है? जब आप इसकी एंट्री करते हैं सेल्स में, अब इनकी एंट्री होती है, जैसे आपने लखन को माल बेचा था 1,00,000 रुपए का, तो आपने एंट्री क्या होगा? लखन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पे लखन आपका डेबिट हुआ, ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या आता है? सन्धि डेटर नाम पे। इसलिए आपने इसको सेल की एंट्री पे आपने क्या कर दिया? इसको लखन को डेबिट। अब पैसे ही इनसे नहीं मिले, कितने? 20,000 रुपये। तो हमने क्या कर दिया? इनको क्रेडिट कर दिया। तो मतलब 1,00,000 में से आपको 20,000 नहीं मिले, तो 80,000 मिल चुके होंगे। देखो ये 80,000 रुपये। हाँ, तो ये सेल्स की एंट्री है और ये बैड डेब्ट्स की एंट्री है, और ये जो 2 नंबर है ये बैड डेब्ट्स रिकवर की एंट्री है। तो इस एंट्री को आप प्रैक्टिस करो, कहीं दिक्कत है आप पूछिए। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नोट हो गया? सारे बच्चे नोट कर दिएगा। अब नेक्स्ट एंट्री हम सीखते हैं। अगली एंट्री है, क्या है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तीसरी एंट्री आप देखिए, थर्ड एंट्री क्या है? तीसरी एंट्री, कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज। मतलब जब प्रोप्राइटर या ऑनर बिजनेस से अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और पैसे कहाँ से निकालते हैं? बिजनेस से। तो मान लीजिए बिजनेस से पैसे निकालता है, पर क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो क्या करेंगे?
यहाँ लिखेंगे कैश, ये तो कैश निकालेंगे या फिर बैंक से निकालेंगे, बैंक से, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि मालिक पैसे निकाले, कैश निकाले तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू बैंक, बैंक ऑन क्रेडिट। जब पैसे आप बैंक से निकालते हैं तो एंट्री कितना आपने निकाला, 1,00,000 रुपये। ये क्या है, ये सीए मैंने एंट्री इसलिए किया है क्योंकि सिंपल एंट्री है। जब आप बिजनेस में ऑफिस यूज के लिए पैसे निकालते हैं, है ना, पेटी कैश के लिए, चाय पानी के लिए, तब आप एंट्री ये करना है। बट वहां पे कह रहा है थर्ड एडजस्टमेंट में कि वो क्या कर रहे हैं, वो मालिक निकाल रहा है पैसे पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग, क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। मतलब ड्रॉइंग क्या होता है, जब मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है, वो चेक के थ्रू निकाल रहे तो बैंक लिखेंगे, और नहीं तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट, है ना। मान लो 20,000 रुपये भी निकाला तो कितना निकल गया, 1,20,000 रुपये। मतलब 1,00,000 रुपये बैंक से और 20,000 रुपये कैश निकाला है। तो इससे मालिक को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग होगा। कई बार क्या होता है, मालिक क्या करते हैं, वो सामान भी निकालते हैं। देखिए थर्ड एंट्री हो गया। फोर्थ देखिए, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। मतलब अगर आपका टीवी का शोरूम है या एसी का शोरूम है तो कई बार मालिक क्या करते हैं, दुकान से अपना गुड्स जो है वो अपने घर के लिए यूज कर लेते हैं। तो बिजनेस में क्या कहा कि बिजनेस से अगर कोई सामान या गुड्स या कैश निकालता है उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो मालिक अपने पैसे बिजनेस से क्या निकाल रहा है, एसी लेके अपने घर में यूज कर रहा है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे, है ना, उतने वैल्यू का। तो उनकी एंट्री क्या होगा, फोर्थ एंट्री। देखिए फोर्थ एंट्री, तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू, परचेज किया आपने, क्योंकि एसी आपके लिए क्या है, गुड्स है, और ऊपर इस पे क्या करेंगे आपने, इनपुट, इनपुट जीएसटी अकाउंट। मतलब मैं कहूँ कि आपने 1,20,000 रुपये का आपने ड्रॉइंग किया, 1,00,000 की आपकी एसी थी, ठीक, और 20,000 रुपये आपने क्या परचेज पे टैक्स दिया होगा। तो हमें इनपुट टैक्स भी हमें रिवर्स करने होते हैं, इसलिए हमने जीएसटी को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट किया। जब परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स जीएसटी डेबिट टू, पार्टी का नाम क्रेडिटर का लिखते हैं, सप्लायर का। बट यहाँ पे 1,20,000 का मालिक ने ऐसे लिया विद जीएसटी, तो हमने इसलिए परचेज को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, और इनपुट जीएसटी भी क्या करते हैं, ये हमें वापस करने पड़ते हैं रिवर्स, क्योंकि इसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मालिक प्रोप्राइटर जो है उस गुड्स को, एसी को पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो जब हम क्या करते हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, तो ये फोर्थ एंट्री भी आपकी हो गई। तो इनको नोट कीजिए, मालिक जब कैश निकालेगा तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मालिक जब गुड्स सामान निकालेगा आपको बिजनेस से तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू इनको जीएसटी। जीएसटी आपका यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाता हूँ कि ये आपका ऑप्शनल है। तो क्वेश्चन में आपका अब दिया रहेगा जीएसटी तो आप जीएसटी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्री आपका था, फोर्थ एंट्री हो गई। अब सिक्स एंट्री देखिए, फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री बता देते हैं। कह रहे गुड्स गिवन एज चैरिटी। मतलब ये वाली जो फिफ्थ एंट्री है वो कह रहा है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है कि आप दान कर दिए, है ना। जैसे कि आप कोई बिजनेसमैन अगर नया नया बिजनेस मार्केट में आता है तो वो अपने क्या करते हैं, अपने मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में अपनी उनका सेल ज़्यादा हो तो उसके साथ क्या कुछ चैरिटी या दान कर देते हैं, चैरिटी कहलाता है, जैसे कि डोनेशन वगैरह देते हैं। तो इसमें भी आपने गुड्स दिया है तो वो भी आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे, आप अपने गुड्स दिए हैं तो आप यहाँ परचेज लिखोगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट। और अगर आपने जीएसटी दिया तो इनपुट जीएसटी भी आप लिखेंगे। कितने का भैया, आपने 45,000 रुपये का दिया, 40,000 रुपये आपका सामान था और 5,000 रुपये आपका जीएसटी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज ऑफ जीएसटी। मतलब आपने क्या कर दिया, दान कर दिया, चैरिटी किया। तो ये हमारे लिए क्या नुकसान होते हैं, तो ये सभी कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, चैरिटी अकाउंट से आप क्या करेंगे, आप
डेबिट कर देंगे और टैक्स आपको रिवर्स कर देंगे। तो इसे हम चैरिटी करते हैं। ठीक इसी प्रकार 6 नंबर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एज ए सैंपल, कि मतलब 6 नंबर देखिए कह रहा है कि आपने एक फ्री सैंपल, समझिए ये मार्कर है, आपके नई नई मार्कर आई हैं, आपका नाम मार्केट में भी नहीं है, पर आप चाहते हैं आपका मार्कर बिके, सेल आउट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 1000 क्वांटिटी 5000 क्वांटिटी क्या करते हैं, हम फ्री सैंपल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दुकानदारों को शॉप में, ताकि वो मार्कर को लिख के देखेगा भैया हाँ चल रहा है, भैया चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चलता है, लाइटिंग सही आती है, ये स्मूथली राइटिंग करते हैं, मतलब पूरा फुर्तीले से हम लिखते हैं, तो अच्छी राइटिंग है, लिखने में अचानक इंक खत्म नहीं हो जाता है ना, जम नहीं जाता। तो इस प्रकार से आप क्या कहते हैं फ्री सैंपल आप देते हैं। तो आखिर में इसकी कॉस्ट हो रही होगी, मान के चलो आपने 1000 मार्कर फ्री सैंपल दिया 9 रुपए के हिसाब से, तो आपके कहने के 9000 रुपये क्या हो गई, कॉस्ट आ गई। तो ये हम कॉस्ट कहाँ दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 9000 रुपये। बट आप उनसे नहीं लोगे, किन से, दुकानदारों से, तो एज ए फ्री सैंपल दे रहे हैं हम। तो इसकी भी एंट्री क्या होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी। क्या एंट्री होगी, आपके लिए नुकसान है, जी हाँ, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, परचेज, कितना, मान के लिए आपने 9000 रुपये का। तो आपने देखा कि आपने चैरिटी किया, मालिक ने ड्राइंग किया, फ्री सैंपल आपने दिया, तो इन सब में क्या आपका लॉस है, और इन लॉस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखा जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होगा, आपको परचेज लेस होगा। देखो यहाँ भी आपने चैरिटी किया, परचेज माइनस कर दिया, यहाँ भी परचेज, क्योंकि जब बिजनेस का गुड्स यूज कर रहे हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स गुड्स का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एसी, फ्रिज, मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या है, ये गुड्स हैं। और जब ये आप दान करते हैं, ये परचेज के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, तो इसलिए हमने परचेज जब डेबिट करते हैं, तो परचेज के टाइम क्या होगा, क्रेडिट करेंगे हम, क्योंकि फ्री सैंपल हम दे रहे हैं। तो ये क्या किया, ये हम डिस्ट्रीब्यूट ये फ्री सैंपल, तो 6 एंट्री हो गया। पहला बैड डेट, दूसरा बैड डेट रिकवर, तीसरा कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, और गुड्स गिवन है चैरिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स है सैंपल। तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये 4 एंट्री जो है, 4 5 6, ये सेम ही एंट्री हुआ है। यहाँ पे मालिक ने लिया तो ड्राइंग लिख दिया हमने, चैरिटी, और यहाँ पे फ्री सैंपल। अब नेक्स्ट एंट्री है लॉस बाय फायर, थीफ और डैमेज। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, मतलब ये 7वां नंबर है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये लॉस बाय फायर, थीफ चोरी हो गया, डैमेज मतलब ये टूट फूट गया। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, लॉस बाय फायर की एंट्री, ये पेपर में आता है। क्यों, इसमें इंश्योरेंस केस भी आता है, इसमें क्या कहा मैंने, इंश्योरेंस केस भी इसमें आता है। क्या है जिसमें एंट्री करेंगे इसका, देखो पहले उनमें 6 में से कोई डाउट है तो आप पूछो, फिर हम बताएंगे नेक्स्ट एंट्री कि इंश्योरेंस हम कैसे करेंगे। 7th, कौन सा 7 क्या है, लॉस बाय फायर या फिर थीफ हो गया, मतलब चोरी हो, या फिर डैमेज है ना, क्या गुड्स, मतलब लॉस बाय फायर का मतलब ये होता है कि अगर किसी वजह से आपके गोदाम में, दुकान में आग लग गई, तो उससे क्या आपके सामान जल जाता है, कई बार कैश भी जल जाता है। तो अगर आपका कैश जल जाता है, पैसा रखा जल गया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि नुकसान हुआ है ना, तो आप लिखेंगे कि लॉस बाय फायर, फायर अकाउंट डेबिट, और कैश आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आपके गले में इतने पैसे गए थे दुकान में, मैं कह रहा हूँ 40,000 रुपया क्या हुआ, कैश जल गया, तो आप ये एंट्री करेंगे। ये कब, जब आपका क्या होता है, कैश जल जाता है, नगद जल जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा गुड्स की, जब आपको गुड्स का नुकसान होता है तब एंट्री क्या होगा। हाँ डियर, जब आपका कैश जाएगा तो देखो लॉस, ये डेबिट हो गया, और ये कैश का नुकसान, कैश का आउटफ्लो हो गया, कम हो गया, आएगा तो इनफ्लो तो डेबिट करते हैं, बट ये कैश जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या होगा,
तो ये कैसे आपने देखा। अब है जब सामान जल जाता है, गुड्स जल जाता है, क्या गुड्स, गुड है ना, आपका कई सारे एसी फ्रिज रखे हुए थे और आपका डिस्ट्रॉय हो गया, आग किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया दुकान में, इससे आग लग गई, तो उसकी एंट्री कैसे होगा। पहले हम केस वन समझेंगे, क्या केस केस वन। केस वन में लॉस ऑफ फायर में देखेंगे कि आपका आग लग गया, लॉस ऑफ फायर, तो आपका क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये नुकसान हो गया। तो हम यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे मैं लगे हैं, मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट ट्रीटमेंट ये कहाँ जाएगा, समझने के बेटा ये समझना। मैं लगे हाथ आपको एंट्री के साथ साथ जब आप पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट तो उसका भी मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो, कौन सी चीज कहाँ जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट, मैंने यहाँ वर्ड क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है एडजस्टमेंट, तो हमेशा ध्यान रखना एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह इफेक्ट आएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट लॉस में, या बैलेंस शीट में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह इफेक्ट जाएगा, कितना जाएगा इफेक्ट, इसका हमेशा टू इफेक्ट जाएगा। जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इन्हीं एडजस्टमेंट को हम एंट्री करेंगे, इनके इफेक्ट हमेशा दो जगह, या तो ट्रेडिंग में आएंगे, या तो प्रॉफिट लॉस में, या फिर नीचे क्या आएगा बैलेंस शीट में। तो पहला केस ये है कि आपका आग से नुकसान हो गया, लॉस और फायर, तो नुकसान है तो आप क्या लिखेंगे, पहला के लॉस बाय फायर, फायर अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। तो आपका क्या हुआ, नुकसान हुआ, और नुकसान को आप कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, लॉस ऑफ फायर अकाउंट, है ना। और क्या जल गया, गुड्स, कैश के मैंने बता दिया, तो गुड्स, तो आप परचेज आपका लेस हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने अगर जीएसटी दिया है तो इनपुट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने का, मैं कहता हूँ 1,05,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया, लाख रुपए क्या था आपका सामान था, और 5,000 रुपए आपका जीएसटी था। तो ये एंट्री क्या होगा, ये पूरा पूरा आपका 100%, क्या 100% आपका नुकसान हो गया। तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको आप यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्या लॉस बाय फायर, कितना 1,00,000 रुपये, कितना आएगा 1,00,000 रुपये, है ना। जीएसटी में आपको हो जाएगा, पूरा पूरा नुकसान हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस है कि आपका 100% लॉस बाय फायर हो गया। केस वन, केस टू, केस टू, केस टू बात करते हैं, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, आपका इंश्योरेंस करवा लेते हैं, क्या कराते हैं हम, इंश्योरेंस हम करवा लेते हैं जब बिजनेस कर रहे होते हैं। तो जब इंश्योरेंस हम करवाते हैं तो आपका क्या हो जाता है कि आप उनका, ताकि क्लेम कर सकें अगर किसी स्थिति में, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपका जो 1,00,000 का नुकसान हुआ आपको, तो आपने क्या कर दिया, उसको इंश्योरेंस ले रखा था, जब इंश्योरेंस ले रखा था आपने उसको कितने से कर दिया होगा एंट्री, वो देखिए, ये एंट्री समझ में आ गई केस वन, ठीक है। अब मैं पूरे 1,05,000 ही नुकसान मानता हूँ, इसमें कोई जीएसटी नहीं है, मैं ऐसे सिंपल एंट्री कर रहा हूँ तो समझाने के लिए। तो आपको पूरा 1,05,000 का क्या हुआ, 1,00,000 का मान लो सामान, 1,00,000 का, 1,00,000 का आपको नुकसान हो गया, तो एंट्री क्या होगा, पहला यदि आपका 100% नुकसान हो गया, एंट्री देख लिया आपने। दूसरा, यदि इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मांगोगे लॉस ऑफ फायर के केस में, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे आप, लॉस बाय फायर अकाउंट क्या करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे, कितने से भैया, चलो मैं 1,05,000 ही ले लेता हूँ, चलो 1,00,000 लेते हैं, 1,00,000 रुपये किससे मांगोगे पैसा, इंश्योरेंस कंपनी, देखा ना, इसलिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमने डेबिट कर दिया, है ना। इंश्योरेंस कंपनी जितनों जो भी हैं, आप चाहे LIC हो, चाहे आपका क्या नाम है HDFC से लिया हो आपने, बजाज एलियंस से लिया हो, किसी भी टाइप से है, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी क्या कर दिया, आपने डेबिट कर दिया, जब उसे पैसे लेने हैं उससे आपने क्या मान लिया, आपने उसको मान लिया डेटर कि भैया पैसा देगा, है ना। और आपने लॉस को क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है।
क्या ये एंट्री ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी को एंट्री देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है। हम यहाँ पे हमारा नुकसान हो गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, है ना, कितना 1,00,000 रुपये, क्यों भैया हमारा सामान जल गया है। और जीएसटी की बात है, हम जीएसटी भी चलो ले लेते हैं, हम जीएसटी रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो पूरे 5,000 रुपये हमारा जीएसटी रिवर्स होगा और ये हमारी आ जाएगी 1,05,000। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया, और टू परचेज टू जीएसटी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हमारा इंश्योरेंस हुआ रहेगा तो हम इसकी एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, तो परचेज करेंगे क्रेडिट, ठीक है। देखो क्या कर दिया हमने, जब हमने इंश्योरेंस ले रखा था तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया। एक बार दोबारा देख लो सही से आप, क्या किया, जब हमारा इंश्योरेंस होता है तो हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट कर दिया। हम लिखेंगे अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने तो भैया 1,05,000। टू, आपका क्या नुकसान हुआ? सामान परचेज, सामान जल गया 1,00,000 का, और आपने क्या लिया होगा? उस पर जीएसटी दिया होगा इनपुट, कितने? 5,000 रुपये का। तो आपने इसको क्या माना? डेटर। मान के चलो कंपनी ने 100% का क्लेम रिसीव कर लिया। इसी केस 2 में देखिए, यदि आपका 100% क्लेम रिसीव कर लिया, आपने दावा किया, आपने क्या माना? इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्या माना है? डेटर। पैसा मांगोगे तो उसने आपको 100% दे दिया तो पैसे आएंगे, ठीक है। तो मतलब आपकी लॉस की भरपाई कौन कर देगा? इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो आपके पास पैसे आएंगे तो क्या रखेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, और टू इंश्योरेंस कंपनी क्या होगा? क्रेडिट। टू इंश्योरेंस कंपनी क्या होगा? आपका क्रेडिट। कितना पैसा देगा भैया? 100% कर लिया तो पूरे 1,05,000 देगा। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया कि यदि आपने लॉस बाय फायर हो गया, आपने क्लेम किया, कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, 100% दे दिया। अब सोचो, कई बार कंपनी ने बोला कि नहीं भी हमका आपका पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, मतलब पूरा सामान नहीं जला था, हम आपको 50% क्लेम देंगे। तो उस केस में पैसा क्या होगा? केस तीसरा केस देखिए आप, मतलब तीसरे केस में पैसा क्या होगा मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। आपने 50% मिला, मतलब 50% ही क्लेम एक्सेप्ट किया, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? चलो मैं ये मान लेता हूँ कि उसने कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया आपका? 1,00,000 में से, मतलब 1,05,000 है, तो समझाने के लिए मैं सिंपल कर लेता हूँ। चलो आपको कितना दे दिया उसने? 55,000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 55,000। 50,000 रुपये आपको नहीं दिया, तो आपको 55,000 रुपये दे दिया अकाउंट डेबिट। और टू, आप यहाँ क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। देखो आपने डेबिट किया था कितने से? 1,05,000 से। ये एंट्री कौन सा है? ये एंट्री कैश तीसरा है। आपका कुछ परसेंटेज बैंक वाले ने क्लेम रिसीव किया और बाकी आपको क्या कर दिया? आपको दे दिया। तो 55 दे दिया, तो आपको कितना नहीं दिया? 50 तो नहीं दिया। तो 50,000 क्या हो गया आपका? लॉस बाय फायर। और ये कहाँ आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये 3 एडजस्टमेंट एंट्री है। पहला, जब 100% लॉस हो गया, कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम किया, आपको पूरा क्लेम दे दिया 100%। तीसरा, जब आपको कुछ क्लेम एक्सेप्ट या 50% 40% जो भी है, यहाँ पे मैंने कि 50,000 के क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, हमने डेबिट कर दिया। लॉस ऑफ फायर, यहाँ पे मतलब कुछ पैसे आ गए और कुछ डेबिट। टू इंश्योरेंस कंपनी क्या कर दिया? हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये लॉस ऑफ फायर का 100% इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आता ही आता है। तो हमने 7वां भी एडजस्टमेंट कर लिया, लॉस ऑफ फायर। या सेम इसी का उल्टा डैमेज हो गया, थीफ हो गया, तो भी हम यही करेंगे। इसको जल्दी से आप नोट कर दीजिए। तो ये था लॉस ऑफ फायर कि आपका क्या कर दिया, मतलब यहाँ पे 100% आपका लॉस था, कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस ले रखा था आपने, तो आपने क्लेम किया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट टू परचेज किया आपने टू जीएसटी।
अब है कि आपने कुछ बैंक ऑन डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो गया, यहाँ पैसे आ गए। फिर यहाँ पे आपका तीसरा केस कि कुछ क्लेम मतलब 50% 40% में दिया रहेगा, 40% एक्सेप्ट किया, 50% एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन। तो जितना हमने किया बैंक में एंट्री कर दिया, लॉस ऑफ हाई डेबिट कर दिया कि नुकसान है, ये कहाँ गया प्रॉफिट लॉस में, और टू इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट कर दिया 1,05,000 से। तो यहाँ पे हमारी इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं 8 नंबर एंट्री, मतलब अभी तक हमने 7 एडजस्टमेंट हमने कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं 8 नंबर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या है, एक्सपेंस है। मतलब वो एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, देना था बट दिया नहीं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपका अकाउंटिंग ईयर मार्च अप्रैल टू मार्च होता है, तो मार्च में जो स्टाफ आपके पास, मतलब जो आपके पास सैलरी परसेंट है, उनकी जो सैलरी कब दोगे आप? अप्रैल में दोगे आप। अब अप्रैल में देंगे तो मार्च की अगर उनकी सैलरी मान के चलो बनता है 20,000 रुपये, कितना? 20,000 रुपये। तो इसकी सैलरी आप अगले महीने में 7 तारीख या 10 तारीख दोगे, तो वो खर्चा किस महीने का है, किस ईयर का है? आपका मान के चलो यहाँ पे 25-26 है, अगला आ जाएगा 26-27। तो अकाउंटेंसी कहता है इस साल के खर्चे इसी साल में दिखाओ, चाहे दिया हो या नहीं दिया हो। पर देखो अपनी सर्विस तो ले लिया, स्टाफ ने मार्च के महीने में काम किया, पर उसकी सैलरी जो जाएगी कब जाएगी? वो अप्रैल में जाएगी। तो अप्रैल में जाएगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? एंट्री क्या करेंगे हम उसकी? तो हमारा क्या होगा, हम आउटस्टैंडिंग सैलरी हम अगले महीने देंगे, है ना। तो मार्च की सैलरी आप कब दोगे? आप अप्रैल में। तो इसकी एंट्री आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री क्या होगा? आपकी जो एंट्री हो गया वो ये होगा, समझ में आ गया? मतलब मार्च की जो हमारे एक्सपेंस है वो उसके पैसे हम अगले महीने देंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी किताब में? अब सोचो अगर मार्च की सैलरी आप मार्च में ही देते तो एंट्री क्या होगी? तो मार्च की तो आप क्या लिखते हैं? आप सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर आप उसको मार्च में ही दे देते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ये करते हैं। कितना भैया? 20,000 रुपये हमने दे दिया। अभी तक आपने जनवरी फरवरी मार्च इन सब में यही एंट्री क्या होगा, कब? अप्रैल से लेके फरवरी तक का। बट आप मार्च में एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा गया नहीं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आपने खर्चा आपने डेबिट कर दिया, और ये आपने क्या करें? क्रेडिट। और ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो ये कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ पे? यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 20,000 रुपये। तो चाहे सैलरी हो, इसी प्रकार चाहे सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे कमीशन हो, अगर आपको देना था तो आपको ये आउटस्टैंडिंग है। तो क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जिस प्रकार से भी एक्सपेंस है तो इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो 8वें रजिस्टर एंट्री भी हो गया। इसमें बस ये समझना कि मार्च की आप अप्रैल में देंगे तो अपने पैसा बैंक से नहीं जा रहा, आगे जब जाएगा अप्रैल में तो आप क्या करेंगे? आप ये एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट था हमने डेबिट कर दिया 20,000 से, और पैसा क्या दे दिया आपने? बैंक से पैसा दे दिया, कितना? 20,000 रुपये। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये क्रेडिट था डेबिट हो गया, अकाउंट क्या क्लोज हो गया, पेमेंट हो गया। बट ये अप्रैल में होगा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर मान के लो 24-25 में हुआ, और ये कब होगा? ये 25-26 में। तो ईयर का अंतर आ गया, बट ये खर्ची आपको पिछले साल का था, इसलिए हमने इसमें एंट्री किया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए हम 9th नंबर। 9th क्या है? प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड। 9th क्या है हमारा? प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड मतलब एडवांस, प्रीपेड, ये अनएक्सपायर्ड एडवांस। एडवांस इसका एग्जाम्पल आप समझो, प्रीपेड होता है जब आप
कोई सर्विस आपने लिया नहीं है पर उसकी पेमेंट आपने पहले कर दिया। जैसे आप कोचिंग की फीस आप कई जगह जाते हैं, ट्यूशन फी एडवांस लेते हैं, मतलब 3-4 दिन ट्यूशन जाती हैं, आपको 1 महीने की फी एडवांस दी जाती है। तो जब तक आप 1 महीना आप पूरा ट्यूशन नहीं लेते हैं, तब तक क्या है, प्रीपेड है। आप उनको अगर 15 दिन के पैसे निकल उनको वापस ले सकते हैं। इससे अच्छा एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस का लेते हैं कि सोचो हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, 31 मार्च। तो आपका पूरा साल चलता है, अप्रैल में स्टार्ट हुआ और मार्च में क्या हो गया, क्लोज। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आता है ना। कितने महीने, 12 मंथ, 12 महीने। तो आप अपने जो दुकान में सामान रखा हुआ है ना, उसका क्या चाहते हैं, इंश्योरेंस करवा दें। पहले इस लाइन को नोट करो, आप देखो प्रीपेड का क्या करें, प्रीपेड का आप नोट करो, ठीक है। तो आपने आपने इंश्योरेंस लिया, आपने कब, अप्रैल, मई, जून। कब लिया आपने, जुलाई महीने में। तो ये अगर 1 साल का इंश्योरेंस हुआ तो ये आगे यहाँ आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो इससे आगे भी आप क्या करेंगे, पेमेंट कब देंगे इसकी, एक साल कब होगा, जुलाई में, है ना। मान लो ये 2025 है, तो ये कब होगा, फिर 2026 में होगा। तो आपने जब यहाँ पे इंश्योरेंस परचेज किया और ये आपके 31 मार्च का आप क्या बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट क्लोज होगा। तो इनकी जो पेमेंट है, आपने कहीं ना कहीं अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने की आपने एडवांस पेमेंट कर दी। तो ये आपके लिए क्या है, मतलब ये अगले साल के खर्चे हैं। इस साल के तो 8 मंथ के खर्चे हैं और 4 साल के आपके एडवांस कर दिए आपने। तो इसकी बुक्स ऑफ एंट्री में क्या है, 4 महीने के एडवांस कर दी। मैं कहता हूँ आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो जाना था वो 12,000 जाने थे, इंश्योरेंस का प्रीमियम इंस्टॉलमेंट 12,000 में से। तो आपने इस साल का, मतलब ये 25 का कितने का है, फाइन 25 का कितना है, 8,000 है। और अगले साल 2026 का, 2025 और 2026 कितने, 4,000। तो 4,000 आपका क्या है, एडवांस है, प्रीपेड है, अनएक्सपायर है। और ये आपके लिए एसेस होता है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में प्रीपेड के नाम से आता है। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे, यहाँ देख लो, एंट्री हम करेंगे प्रीपेड, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने से भैया, कितना प्रीपेड, 4,000 है, तो हम 4,000 की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये है इनकी प्रीपेड की या अनएक्सपायर की एंट्री। क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रकार से खर्चे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, जिस टाइप से भी एक्सपेंस है। तो ये प्रीपेड की एंट्री है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9th नंबर हो गया, 9th एडजस्टमेंट हो गया। तो एक एक एडजस्टमेंट को सही से समझना है, कहीं डाउट है आपसे पूछिए, और एक एक एंट्री को और क्वेश्चन किताब के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप सही से सॉल्व करो। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप मेन बात है अकाउंटेंसी याद करनी, समझना है। तो आप उनको समझेंगे और उसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट रखो क्लियर। कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो 9th हो गया प्रीपेड। अब 10th है एक्रूड इनकम एज इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, 10 नंबर देखिए, अक्रूड है, ACCU, अक्रूड इनकम, मतलब इनकम मिलना था पर मिला नहीं। अक्रूड मतलब क्या होता है, इनकम। सोचो आपने करें, कोई आपका काम है कि आप रूम सब रेंट पे आप लगाते हैं। तो रूम पे रेंट पे लगाते हैं तो क्या होता है, आपको, आपने काम कर दिया पर पैसा मिला नहीं, ड्यू बट नॉट पेड, है, रिसीव नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव हुआ, लिया नहीं है। तो आपके लिए इनकम है, पैसा मिलेगा, कमीशन आपने काम कर दिया, आपने, आपको पैसा नहीं मिला, पर इस साल का इनकम इसी साल दिखाना है एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एजम्पशन के हिसाब से। तो आपका आपका अगर 24-25 का इनकम है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्रूड इनकम
इनकम अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे लिखेंगे इनकम, जिस टाइप से भी इनकम है। अगर आपने कमीशन दिया था कमीशन, तो आप यहाँ पे कमीशन लिख दो। कितना, 3000 रुपये लेने थे, ये लेना था, आपके लिए इनकम है ना, एसेट है, और ये आपका इनकम हो गया, इसलिए क्रेडिट हुआ। तो ये अक्रूड इनकम होता है। तो ये पेपर सोचो वो पैसे जो आपने सर्विसेज दे दिया, काम कर दिया और पैसे रिसीव नहीं हुआ, ड्यू बट नॉट पेड, लेना था लेकिन लिया नहीं, तो इसी को हम बोलेंगे अक्रूड इनकम, या फिर अर्न बट नॉट ड्यू, रिसीव नहीं हुआ, तो इसे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू उस इनकम करेंगे। अगला देखिए 11th नंबर, 10th हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस और अन इनकम। क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस और अन इनकम, मतलब आपने किसी काम को करने के बदले पहले आपने क्या कर दिया, आपने पैसा ले लिया, बट वो अभी तक, वो जब तक सर्विस अगला बंदा लेगा नहीं, आपका वो इनकम नहीं कहलाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम रिसीव इन एडवांस और अन इनकम। इनकम रिसीव बट नॉट अर्न अगेंस्ट विच सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इज येट टू बी मेड इज कॉल्ड इनकम रिलेवेंट इन इनकम एडवांस। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग हैज बीन गिवन टू ए किराएदार को। सोचो आपने किसी मकान, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस। 11वां क्या है, इनकम रिसीव एडवांस, है ना। सब एग्जाम्पल थे रेंट। आप मकान, जब रूम किसी को किराए पे लगाते हैं मकान, तो आप रेंट पहले एडवांस में आप क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो रेंट आप एडवांस पहले से ले लेते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। बट ये आपका इनकम हो गया नहीं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेंट रिसीव एडवांस अकाउंट क्रेडिट, और आपका ये क्या रहेगा, आपकी लैबिलिटी कितना, 40,000 रुपये। और ये आपकी क्या रहेगी, ये क्रेडिट हो गई, रेंट आपने डेबिट कर दिया इसी में एडवांस, तो ये आपकी लायबिलिटी रहेगी। ये कौन सी, करंट लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इसने, हाँ अगर ले लेंगे तब तो अभी इनकम हुआ नहीं, आपने इनकम बुक तो कर दिया, हुआ नहीं है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो 11th नंबर पे एडजस्टमेंट हो गया। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं, इनको आप एक एक क्वेश्चन सही से सॉल्व करो, कहीं डाउट है आप पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन। ये मैंने पहले ही बताया था, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। 12th क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो एसेट की वैल्यू में कम खो जाता है। जैसे आपने कोई कार खरीदा, बाइक खरीदी, है ना, आप खरीद के लेकर आए हैं, आप 6 महीने बाद बेचोगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी। आपने 5 लाख की बाइक खरीदी, 6 महीने बाद बेचोगे तो 5 लाख नहीं मिलेगा, है ना, कितने मिलेगा, 5 लाख से कम मिलेगा, ड्यू टू टाइमिंग, यूज के हिसाब से, ठीक है। तो उसी के कहते हैं, ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होते हैं, ये एसेट की वैल्यू को कम करता है। इसकी एंट्री क्या होती है, आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे एसेट लिखेंगे, एसेट जैसे कि कार है ना, कितना, 10,000 रुपये, मतलब डिपेंड करता है एसेट की वैल्यू कितनी है। जैसे मैं कहूँ कि आपने एक कार कितने की थी, 1 लाख का, आपको डेप्रिसिएशन बोलेगा 10%, 1 लाख का 10%, 10,000, है ना, तो वैल्यू कितनी बची, 90,000। तो देखो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर दिया 10,000, तो कार की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 से एंट्री होगी। आप ये एंट्री ध्यान रखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब कार है तो कार, बाइक है तो बाइक, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कई बार डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पर कई बार लग भी जाता है। सोचो अगर ओल्ड बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उसको कोई सेल करता है, तो कई बार उनके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से क्या होता है, उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और सोचो नई नई बिल्डिंग बनी, उसकी वैल्यू अप होगी, तो इसलिए बिल्डिंग पे कई बार कम लगता है। मोस्टली जो डेप्रिसिएशन लगता है आपका प्लांट एंड मशीन पे लगता है। तो 12वां एडजस्टमेंट भी आपका हो गया, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू में जब कमी आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू में कम करके दिखाया जाता है। और ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये नॉन कैश आइटम होते हैं। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर आता है आपका एक्सपेंडिचर और इनकम, बैंकिंग ट्रांजैक्शन,
चेक इन हैंड। 13 देखिए, जब आप एसेट परचेज करते हैं, है ना, तो उसकी भी एंट्री होती है, क्योंकि फिक्स एसेट भैया लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम कहते हैं ना, जो हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट देता है। तो एसेट्स जब परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा, मैं कह रहा हूँ आपने मशीन परचेज किया, क्या क्या मशीन परचेज किया, तो उसकी एंट्री कैसे होती है, परचेज ऑफ एसेट्स विद जीएसटी बात करूंगा मैं, तो उसकी एंट्री आपने कितना परचेज किया, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, और आप जीएसटी भी देंगे, जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, क्या इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी अगर लोकल परचेज किए हैं, कौन सा इनपुट। और 2 आप या तो बैंक से पैसा देंगे या फिर क्या आप सप्लाई से पैसा देंगे उधार में। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपने 1 लाख का एसेट परचेज किया तो 2500 रुपये जीएसटी देंगे, बैंक से पैसा देंगे तो पूरे 1,05,000 जाएगा। तो ये एसेट होती है, आप जब फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसकी जनरल एंट्री होती है। ठीक इसी प्रकार आप जब सेल करेंगे इन्हीं एसेट्स को, तो एंट्री होगी तो ज़्यादा में, तो आप क्या होगी, एसेट्स परचेज अकाउंट डेबिट किया था आपने, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। अब जब आप सेल करते हैं तो क्या होगा, कैश या बैंक आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे आप उस फिक्स एसेट्स को आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और तो प्लस जीएसटी भी लेंगे, है ना, आउटपुट जीएसटी कितने का बेच दिया, मैं एग्जाम के लिए मानता हूँ आपने इसको 1,10,000 में बेच दिया, तो पैसे बैंक में आ गए, और यहाँ पे कितनी थी, 1 लाख थी, तो यहाँ पे 10,000 रुपये टैक्स था। ये मैंने समझाने के लिए लिया है, 10,000 टैक्स, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो ये फिक्स एसेट परचेज और सेल की एंट्री होती है, और इन्हीं से हमें क्या होता है, कई बार हम इनको जब सेल आउट करते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो इसी को हम बोलते हैं कई बार कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास में। ये फिक्स एसेट की एंट्री है, 13 हो गया। अब 14 क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या करते हैं आप, जब आप कोई ऐसा जैसे मशीन खरीद के लेके आए, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होते हैं, 14 नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होते हैं, कई सारी मशीन लगे रहते हैं, तो उनको लाने ले जाने के लिए क्या करना, कई सारे खर्च करने पड़ते हैं, उनको पार्ट टुकड़ों में लाना पड़ता है, तो उस टुकड़ों को, उस बड़ी मशीन को एक जगह फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन करने के खर्चे, उसको लगाने के खर्चे, है ना, कई बार 50,000 60,000 1 लाख रुपए हो जाते हैं। तो जो कारीगर या टेक्नीशियन उसे इंस्टॉल करते हैं बड़ी फैक्ट्री में मशीनों को, तो वो हमारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के हो जाते हैं, वो मशीन में हो जाते हैं, है ना। सोचो आपने मशीन परचेज किया, तो उसे इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो अभी जो मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए थी, और उसको इंस्टॉलेशन खर्चे करने का 20,000 रुपये, तो आपकी मशीन की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 1,20,000 रुपये। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जब आप इंस्टॉल, तो मशीन की वैल्यू क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, तो क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाती है, आप करते हैं मशीनी अकाउंट डेबिट, और 2 पैसा उसको देंगे कैश या बैंक, तो कितने से भैया, 1 लाख की मशीन थी, आपने 20,000 से और बढ़ा दी, तो मशीन को आपने डेबिट कर दी। और जब भी कोई एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कोई लायबिलिटी बढ़ती है क्या, क्रेडिट करते हैं, तो इस हिसाब से हमने किया। अब देखिए लास्ट एंट्री है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन चेक इन हैंड। इसका मतलब ये होता है कि जब 14 नंबर देख लीजिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कह रहा है कि जब आपको पैसा मिलता है या किसी को आप देते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं, आप कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, पैसे मिला 40,000 रुपये, आपने एंट्री कर दिया। आपको पर कई बार आपने किसी को पैसा दिया बैंक के थ्रू, तो आपने लिखा श्याम अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसा दे दिया, बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1,000 रुपये। अब है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपको चेक मिल जाता है, बट आप क्या करते हैं, उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। मैं कहता हूँ आपको
सोहन से चेक मिला 1 लाख का। कब मिला? 1 अप्रैल को। तो आपने क्या लिखा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चलो ये एंट्री आप देख लीजिएगा नेक्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 इसमें एंट्री हैं जो, और जब B2C बैंक टू बैंक आता है तो क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब बैंक से पैसे निकालते हैं तो क्या बोलती है? जहाँ पे कैश और बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक से पैसे आपने निकाला, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कितना? 1000 रुपये निकाला, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे बैंक और कैश साथ, मतलब बैंक टू बैंक भी आए तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 15 एडजस्टमेंट ईयर एंडिंग में कैसे इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, मैंने एंट्री समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत है पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अकाउंटेंसी समझने की चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप, और ये प्रैक्टिकल है, इसलिए कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपका जनरल एंट्री है, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश बुक है, फाइनल अकाउंट है, शेयर है, डिवेंचर, इन सब की, ठीक है, एज पर बिजनेस ट्रांजेक्शन के हिसाब से और साइज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल के हिसाब से आप बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कीजिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बच्चे सारे नोट कर लीजिएगा, कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं।